हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सत्र में 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि आगे आने वाले एग्जामों में जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सब बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, तो 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होता है। वहीं देखें तो राष्ट्रपति से संबंधित अन्य प्रमुख अनुच्छेदों को देख लेते हैं, इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को। तो जैसे देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक जो है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वह 52 से लेकर 62 तक वर्णित हैं। इनमें प्रमुख अनुच्छेदों को देखें तो अनुच्छेद 55 जो कि निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल एवं पदावधि से संबंधित है, अनुच्छेद 57 जो कि राष्ट्रपति के पूर्व निर्वाचित होने का योग्यता से संबंधित है, अनुच्छेद 58 जो कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता से संबंधित है, अनुच्छेद 59 जो कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें कौन कौन से लागू होती है ये इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 59 में किया गया है, अनुच्छेद 60 जो कि राष्ट्रपति के शपथ यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो है जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा जो शपथ दिलाई जाएगी इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 60 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित वर्णन किया गया। अनुच्छेद 61 जो है 61 के अनुसार ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। अनुच्छेद 86 में जो है प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में जो है नवगठित लोकसभा का पहला सत्र तथा संयुक्त अधिवेशन को अभिवाहन जो है किया जाता है। यानी जब पहली बार जब लोकसभा का सत्र जो शुरुआत होता है उसका जो पहला जो सत्र जो चलता है उसका जो आह्वान जो किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 86 के तहत किए करते हैं। अनुच्छेद 87 जो कि संसद का प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषित करता है और इस भाषण का जो है मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि प्रत्येक संसद का जो प्रत्येक वर्ष का प्रथम जो सत्र होता है उसमें जो राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण जो किया जाता है वह मंत्रिमंडल के द्वारा जो तैयार किया जाता है। इसका जो लेखा अनुच्छेद 87 में किया गया है। अनुच्छेद 99 देखें तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 99 के तहत अनुच्छेद 110 जो कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण की अनुमति के अनुसार जो है लोकसभा में रखा जाता है, जो कि जिसकी जो प्रमाणित जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 108 जिसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बारे में वर्णन जो किया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जब उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में यदि मतभेद होता है तो दोनों के जो संयुक्त जो अधिवेशन जो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। नेक्स्ट कार्यपालिका से संबंधित जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 53 जो कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में नहीं था इसका वर्णन अनुच्छेद 53 में किया गया है। अनुच्छेद 74 इसके तहत जो है मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 जो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 76 जो कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 148 जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 280 राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 338 जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 338 के तहत। अनुच्छेद 340 के तहत जो है ओबीसी आयोग की नियुक्ति जो है एवं उच्चायुक्त के राजदूतों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
तो ये जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे लगभग आपको सभी कवर करवा दिया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है वह मणिपुरी से है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होता। बिपिन सिंह जो कि मणिपुर नृत्य का जो है निर्देशक एवं कोरियोग्राफर एवं प्रशिक्षक हैं। इन्हें जो है 1966 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं देखें तो इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि मध्य प्रदेश के द्वारा जो कालिदास सम्मान जो दिया जाता है इस पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये प्रमुख नृत्य एवं उनसे संबंधित जो प्रमुख कलाकार हैं वो दे दिया गया। तो आप इन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेट पूछे जा रहे हैं कि कौन सा जो नृत्यांगना है किस नृत्य से संबंधित है। जैसे कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का जो है नृत्य है। इसके जो प्रमुख जो कलाकार देखा जाए तो कृष्ण अय्यर एवं रुक्मिणी अरुंडेल देवी जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अन्य प्रसिद्ध कलाकार को देखें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये सभी जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इनके प्रमुख कलाकारों में देखें तो बाला सरस्वती और रागिनी देवी जो कि 2 प्रसिद्ध कलाकार हैं। अन्य प्रसिद्ध कलाकार को देखें तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्रानी रहमान, ये सभी जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट कथकली जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। BN मेनन जो कि प्रमुख व्यक्ति जो कि इनकी नृत्यांगना है। अन्य नृत्यांगनों में देखें तो गुरु, कुच्चू, कुरुपू और गोपीनाथ, कोटकल, शिवरामन और रीता गुंगली, ये सभी जो कि कथकली नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट उड़ीसी नृत्य, उड़ीसा का जो प्रमुख उड़ीसी जो नृत्य है वह उड़ीसा का है। इसके जो प्रमुख नृत्यांगना है इंद्रानी रहमान और चार्ल्स फैब्री। अन्य नृत्यांगना में देखो तो गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसी, सोरेन लोवेन और मारियल बार्बी, ये सभी जो कि उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट मणिपुरी नृत्य जो कि मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। और इनके जो प्रमुख कलाकार हैं राजा भागचंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर। और इनके अन्य प्रमुख नृत्यांगना देखें तो नयना और सुब्रमण और रंजना और दर्शना, गुरु बिपिन सिंह, ये सभी जो कि इनके प्रमुख कलाकार हैं। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है। इनमें देखा जाए तो लोडी लीला सोखी। अन्य प्रमुख नृत्यांगना देखें तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दयवंती जोशी। नेक्स्ट लास्ट जो कि मोहिनीअट्टम जो कि केरल से संबंधित है। इनके जो प्रमुख कलाकार हैं BM मेनन और कल्याणी अम्मा। इनके अन्य प्रमुख कलाकार जो हैं सुनंदा नारायण एवं कलामंडलम क्षमावती, माधुरी अम्मा और जय प्रभा मेनन, ये सभी जो कि मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी को आप जरूर देखे जाएगा, जिनका फिर नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाला एग्जाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चीन का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ये क्वेश्चन कन्फर्म हमें नहीं प्राप्त हो पाए थे, पर इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपको क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एक्चुअल में। तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। जैसे कि चीन में देखा जाए तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी के अंतर्गत जो है चांगवाई पर्वत जो कि श्रृंखला है, जो कि ज्वालामुखी से निर्मित है। वैसे देखें तो चीन की जो सबसे ऊंची चोटी है जो कि लाहोत्से है, जो कि नेपाल तिब्बत में स्थित है। जो कि चीन की सबसे ऊंची चोटी है जो कि तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई देखें तो 85 से 16 मीटर की ऊंचाई है, जो कि कंचनजंगा की तरह जो है ये माउंट एवरेस्ट का ही एक हिस्सा है। जैसे कि भारत में जो हिमालय का जो सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा है, उसी प्रकार नेपाल का यह जो है सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि हिमालय का ही एक हिमालय जो पहाड़ी होता है उसी का एक भाग है। नेक्स्ट देखें तो चांगवाई पर्वत श्रृंखला जो कि मंचूरियन क्षेत्र में चीन की और
तिब्बत कोरिया के सरहद में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। यह श्रृंखला की ऊंचाई जो है पहाड़ी की 2745 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और यह जो पर्वत है एक ज्वालामुखी पर्वत है। वहीं देखें तो इसको ढलानों से जो है सोंगहू नदी और यालू नदी और टुमाने नदी, ये सभी जो नदियां हैं इस पहाड़ी से निकलती है। इन पहाड़ियों में जो है एक तियानचिन नामक एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी झील भी स्थित है। ज्वालामुखी के तहत जो झील निर्माण हुआ था इसी को जो है तियानची नाम से जानते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन किस रूप में पूछे गए थे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपको लगभग कवर करवा दिया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो क्वेश्चन एक्चुअल में इस रूप में नहीं पूछा गया था। अनुच्छेद 32 से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो कन्फर्म नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो अनुच्छेद 32 से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 32 जो कि भाग 3 में उल्लेखित है, भाग 3 से संबंधित है। तो भाग 3 इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही होगा। इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 जो कि व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि आप अनुच्छेद 32 के तहत जो है यदि कोई भी आपत्ति होता है तो आप उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जो है संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को सौंप सकती है। वहीं देखें तो बरसते ही उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय किसी शक्ति का प्रयोग करके किसी अन्य न्यायालय को सौंप सकती है कोई भी कार्य, ये पहले ही उसके न्याय से बाहर हो। यह जो अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जाना जाता है। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के तहत जो है प्रदान किए गए न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार की प्रवृत्ति का विवेधाधिकार करता है। इसके तहत जो है अनुच्छेद 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुल 5 न्यायाधीश रिट जारी किए जाते हैं। ये जो 5 रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षण, परमादेश, उत्प्रेषण और नज़रबंदी, ये सभी जो 5 रिट हैं जो कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि इनमें से आपको किस रूप में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 51 खंड बी किसका वर्णन जो है किस रूप में किया गया है। अनुच्छेद 51 के खंड बी के से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ टॉपिंग मिस्टेक हो गया है। तो अनुच्छेद 51 का बी के तहत देखें तो इसमें जो कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित अनुच्छेद 51 वर्णित है। अनुच्छेद 51 में वर्णन किया गया है। एक में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्वक सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। तीसरा देखें तो एक दूसरे के साथ संगठित लोगों को व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों के लिए समान और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारा करने से प्रावधान, इन सभी का प्रावधान जो है प्रोत्साहित करेगा। इन सभी का जो प्रावधान है अनुच्छेद 51 में किया गया है। यदि अनुच्छेद 51 का खंड बी पूछा गया होगा तो आपका ये करेक्ट आंसर होता कि राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना आपका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़े अन्य प्रमुख अनुच्छेदों को देखें तो अनुच्छेद 49 जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करना, यह अनुच्छेद 49 में किया गया है। अनुच्छेद 50 जो कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करती है, पृथककरण का संबंध जो है यह अनुच्छेद 50 में बताया गया है। नेक्स्ट, यदि मौलिक कर्तव्य से पूछा गया होगा तो इसके बारे में फैक्ट आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। जैसे कि देखें तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है अनुच्छेद 51 के 1 में किया गया है। वहीं देखें तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं किया गया था। इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। वहीं देखें तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो इसे भाग 4 के 1 में अनुच्छेद 51 के 1 में जोड़ा गया था। स्वयं समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसमें प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है
एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये जो मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान लिया गया था ये रूस के संविधान से लिया गया था। वहीं देखें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये वर्तमान में कर्तव्यों का विचार जो है रूस के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य की जो है गैर न्याय संगत है। ये सभी जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं तो इन्हें देख लेते हैं। ये जो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको दे दिया गया है। यदि 51 का एक यदि सब अब्लिक यदि 2 पूछा गया होगा तो आपका ये करेक्ट आंसर होता कि राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महत्व विचारों को संयोजन और उसका पालन करना, तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। तो आप देख लीजिएगा क्या आपको जो क्वेश्चन जो है एग्जिट 51 पूछा गया था, यानी 51 का ए पूछा गया था। तो आप देख लीजिएगा और ये जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं तो यहाँ से डिफरेंट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं खंड के रूप में। तो आप इन सभी को जरूर रीड करके जाइएगा क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 51 का ए का जो खंड है यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बने थे वह 51 का खंड के का जो 21 से था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और जी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए कहते हैं 51 का ए जो जितना भी खंड है 11 उन सभी को एक बार ज़रूर रीड करके जाएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है अंदर से पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तबकात ए नासरी जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो तबकात ए नासरी जो कि मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर था मिन्हाज उस सिराज आपका करेक्ट आंसर था। तबकात ए नासरी जो कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कि फारसी में लिखी गई थी। इसके रचयिता जो कि मिन्हाज उस सिराज हैं। वहीं देखें तो मिन्हाज उस सिराज पुस्तक जो कि शीर्षक जो था तबकात ए नासरी था, यानी कि मिन्हाज उस सिराज का जो शीर्षक जो पुस्तक का था वह तबकात ए नासरी के रूप में लिखा गया था। मिन्हाज उस सिराज जो कि 13वीं शताब्दी में फारसी में लिखी गई थी, यानी कि 13वीं शताब्दी में इसकी रचना किया गया था। वहीं देखें तो इस पुस्तक में जो है मोहम्मद गौरी के भारत विजय और तुर्की साम्राज्य के प्रारंभ के इतिहास से लगभग 1260 ईसा पूर्व की जानकारी इसमें प्रदान किया गया है इस पुस्तक में। चलिए इनसे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण लेखकों को भी देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जो कि मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। इनके द्वारा जो है तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक लिखा गया था। तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अमीर खुसरो जो कि 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा पटियाला में जो है इनका जन्म हुआ था। यह जो है एक मुस्लिम कवि थे। इन्होंने जो है खड़ी बोली का आविष्कार भी किया करने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। खड़ी बोली का जो आविष्कार करने का श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। वहीं देखें तो अमीर खुसरो जो कि 7 मुग़ल जो सुल्तान थे उनके दरबार देख चुके हैं। ये जो 7 जो सुल्तान थे बलबन, मोहम्मद कैकबाद, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इन सभी 7 के जो है दरबार में रह चुके हैं अमीर खुसरो। तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट इब्न बतूता जो कि एक विदेशी थे जो कि प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी उभरे हैं। ये जो थे एक अरबी यात्री थे जो कि एक विद्वान लेखक भी रहे थे। इब्न बतूता जो कि अफ्रीका के मोरक्को के निवासी थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत के दौरे पर आए थे। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखेगा। इब्न बतूता ये सभी जो प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं, इतिहासकार हैं, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था। तो मयूर सिंहासन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मयूर सिंहासन को देखें तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो शाहजहां आपका करेक्ट आंसर था। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार जो थे वह उस्ताद साद ई गिरी थे, यानी कि इसका जो वास्तुकार थे कलाकार वह उस्ताद साद ई गिरी थे जो कि इस मयूर सिंहासन के वास्तुकार थे। यह जो सिंहासन था 1628 में जो है शाहजहां की गद्दी पर बैठकर उस्ताद इस शाह को जो है मयूर सिंहासन बनाने का आदेश जारी किए थे। मयूर सिंहासन जो कि 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। यह भारत मुगल सम्राटों के सीट था जो कि दिल्ली के लाल किले के दीवान ए खास में रखा गया था।
उनकी दीवान खास में इसको रखवाया गया था। वहीं देखें तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो कि ईरान का आक्रमणकारी था, जो कि भारत पर आक्रमण किए थे, इनके द्वारा मयूर सिंहासन को लूट लिया जाता है और इनमें लगे प्रमुख जो हीरे जवाहरात थे उसे लूटकर नादिर शाह लेकर चला जाता है। नादिर शाह जो कि मोहम्मद शाह के समय में जो मुगल जो शासक थे मोहम्मद शाह, उन्हीं के समय में यह आक्रमण करते हैं नादिर शाह। और इस जो मयूर शाह से था इसी में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव पाए जाते हैं उस मंडल को क्या कहते हैं? यानी कि जहाँ पर जीव पाए जाते हैं उस मंडल को क्या कहते हैं? तो जैव मंडल कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है जैव मंडल, आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो जैव ग्रह का वह क्षेत्र है जहाँ जीव विकसित हो सकते हैं और वह अस्तित्व में रह सकते हैं, उन्हें जो है जैव मंडल कहते हैं। यह जो है वहीं देखें तो जलमंडल, भूमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और भूमंडल, वायुमंडल, इन सभी को संयुक्त रूप से जो है जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल को ही पारिस्थितिकी कमंडल भी कहते हैं। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1987 से 92 तक बीच में जो है भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? यानी कि 1987 से लेकर 92 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो आर वेंकट-रमन रहे थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता और वेंकट-रमन आपका करेक्ट आंसर होता। इनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 1987 से लेकर जो है 25 जुलाई 1992 तक रहे थे। अन्य जो है जो भारत के जो राष्ट्रपति हुए हैं उनका लिस्ट आपको दे दिया गया है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। जैसे कि भारत के जो प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 1950 से लेकर 62 ईस्वी तक जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए जो कि 62 से लेकर 67 तक रहे थे। उसके बाद 67 से 69 तक जाकिर हुसैन जो कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट वेंकटराम गिरी, उसके बाद जो हिदायतुल्लाह आए थे, वेंकटगिरी, हिदायतुल्लाह, ये सभी जो थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। नेक्स्ट वेंकटगिरी ही बनते हैं राष्ट्रपति, जो कि 69 से लेकर 74 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद आते हैं जो कि 74 से 77 तक रहते हैं। 77 से 77 में ही जो है यानी कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में DV जनतन रहते हैं। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी आते हैं जो कि 77 से लेकर 82 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। नीलम संजीव रेड्डी जो कि एक निर्विरोध चुने वाले एकमात्र भारत के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद ज्ञानी जैन सिंह हैं जो कि 82 से लेकर 87 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। ज्ञानी जैन सिंह जो कि वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले एकमात्र जो कि पॉकेट वीटो शक्ति है जिसका प्रयोग ज्ञानी जैन सिंह करते हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो भारत के द्वारा कुल 22 स्वर्ण पदक जीता गया था, तो 22 आपका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो भारत के द्वारा कुल 61 पदक जीते गए थे, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल थे। जिस राष्ट्रमंडल खेलों में जो है पायदान लिस्ट में देखा जाए तो भारत जो है चौथे स्थान पर रहा था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि बर्किंघम यूनाइटेड किंगडम में खेला गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है अगस्त 2022 में किया गया था। जुलाई से लेकर अगस्त के बीच जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया गया था। मीराबाई चानू जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में जो है भारत के लिए स्वर्ण पदक जीती थी। नेक्स्ट देखें तो 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल का जो मेजबानी है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो चौथा आपका करेक्ट आंसर होता। चौथी पंचवर्षीय योजना देखा जाए, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चौथी योजना का जो कार्यकाल था 1969 से लेकर 74 तक रहा था। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी, इन्हीं के द्वारा जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर था। यह जो है कुल 500 किलोमीटर 2 क्षेत्रों से कवर करते हुए दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर के कश्मीर से जो है लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पश्चिम हिमालय के जोड़ों में स्थित है। दाची ग्राम शब्द जो है 10 गांवों के पार्क का नामकरण करके जो है इसे 10 गांव को जो नामकरण किया गया था, 10 गांव को मिलाकर, उसी के कारण जो इसे दाची ग्राम नाम दिया गया था। वहीं देखें तो पार्क 1910 में जो है एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में रखा गया था, लेकिन 1981 में जो इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दिया गया था। इसमें रहने वाले जो प्रमुख जीवों में देखें तो इसके अंतर्गत जो है कश्मीरी भूरा भालू, कश्मीरी काला भालू और सिरों, पीले गले का नेवला, सियार इत्यादि जो है यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है मोनाल, काली बुलबुल, दाढ़ी वाले गिद्ध, दालचीनी गौरैया इत्यादि पक्षियाँ एवं जो है यहाँ पर निवास करते हैं। तो इन सभी को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अनुच्छेद 20 और 21 आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जो कि अपराधों के समक्ष संबंध में जो है संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है। तो इन दोनों को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 को संरक्षण के बारे में जो है संविधान के अनुच्छेद 259 में निहित है। वहीं देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 जो कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के सभी अनुच्छेदों को जो है निलंबित करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट, 1978 के 44वें संविधान संशोधन के दौरान अनुच्छेद 359 के दौरान जो है दायरे में के तहत जो सबसे पहले राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा आश्वासन मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए जो है न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपराधों के लिए जो है सजा के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 में किया गया था, और जीवन आधारित यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 21 के जो है आपातकालीन अवधि के दौरान भी लागू रहेगा। यह जो है अनुच्छेद 78 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा शब्द जो कि जूडो खेल से संबंधित है? तो जूडो खेल से जो शब्दावली जो प्रयोग किए जाते हैं, हरा, नीला, कोको, सफ़ेद, बेल्ट इत्यादि, ये सभी शब्द जो हैं जूडो में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनमें से देखिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है कौन कौन से दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वाईफाई का रेंज कितना होता है? तो वाईफाई का जो रेंज देखा जाए तो इसका ऑप्शन तो मैं नहीं पर हो पाए थे, तो इसके तहत 2 रेंज आते हैं। तो आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। वाईफाई में देखा जाए तो सबसे अधिक जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज जो कि 12 सेंटीमीटर का रेंज जारी करता है। नेक्स्ट देखें तो 5 गीगाहर्ट्ज जो कि 6 सेंटीमीटर का रेंज जारी करता है। तो आप देख लीजिएगा इन दोनों में से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अप्सरा उपन्यास किसकी है? यानी कि अप्सरा जो उपन्यास है वो किनके द्वारा लिखा गया था? तो अप्सरा उपन्यास जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका करेक्ट आंसर होता। अप्सरा उपन्यास जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अन्य नाम में देखें तो इनको जो है अन्य कई नामों से भी जानते हैं, जैसे कि जय शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। इन नामों से भी इनको जाना जाता है। इनके द्वारा अन्य उपन्यास जो लिखे गए थे, अल्पका, प्रभावती, निरुपमा, ये सभी जो उपन्यास हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का द्वारा ही लिखा गया था। तो इन सभी को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। अन्य जो प्रसिद्ध जो लेखक हैं जैसे कि प्रेमचंद के द्वारा जो लिखे गए थे जो प्रमुख उपन्यास हैं, सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान,
ये सभी जो प्रमुख जो उपन्यास हैं जो कि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद, जो कि इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था कंकाल, तितली और इरावती। ये जो 3 जो प्रमुख उपन्यास हैं जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट अज्ञेय उपन्यास, जो कि शेखर ए जीवनी और नदी दीप अपने अपने अजन नबी, ये सभी जो अन्य उपन्यासों के द्वारा लिखा गया था। तो इन सभी इम्पोर्टेंट जितने भी उपन्यास हैं तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल के प्रमुख कार्य कौन कौन से नहीं है के रूप में पूछा गया था। तो राज्यपाल के कार्य कौन कौन से हैं तो आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कौन से ऑप्शन में दिए गए थे। राज्यपाल का देखा जाए तो कार्य जो है, राज्यपाल जो होते हैं महाविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं। महाविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपाल जो है विधानमंडल का एक सत्र बुलाते हैं और उसका सत्रावहन भी करते हैं। चुनाव आयोग के सलाह पर विधायकों के आयोगात्मक संबंधित मामलों का फैसला लेते हैं। राज्यपाल जो है विधानसभा का संबोधन करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि इनमें से कौन कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि CaOH के हॉल-2 का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका करेक्ट आंसर होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि इसका रासायनिक नाम होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पारंपरिक रूप से देखा जाए तो कास्टिक लाइम के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सूत्र CaOH के हॉल-2 होता है, जो कि यह एक कार्बनिक यौगिक है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध व्यक्ति वेम्पति चित्रा सत्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो वेम्पति चित्रा सत्यम का जो संबंध है कुचिपुड़ी से है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होता। वेम्पति चित्रा सत्यम जो कि जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 29 जुलाई 2012 को हो गई थी, जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। ये जो है दुनिया भर के डांस फॉर्म के लोकप्रिय करने के लिए यह जाने जाते हैं। इन्हें जो है बॉम्बे के संगीत पीठ और मद्रास के राजा लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद हो तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से हमें टेलीग्राम चैनल को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से PDF भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।